क्या हालचाल। रे ऑप्टिक्स के कुछ अच्छे सवाल उसे करा दे रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन में दो टॉपिक हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से सवाल कुछ बनते हैं, प्लेन मिरर से सवाल कम बनते हैं, तो प्लेन मिरर को आप मत पढ़िएगा, रिफ्लेक्शन मिरर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उस मिरर स्फेरिकल मिरर को। अच्छा, प्लेन उसमें आ जाइए रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, प्रिज्म है, लेंस है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। तो प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल हर साल आता है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो रिफ्रैक्शन में कम से कम दो टॉपिक प्रिज्म और लेंस जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे दो सवाल मिल जाएंगे आपके। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल है, लेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। कह रहे हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कह रहे हैं पावर पी, कह रहे हैं कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर पी है, इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ बाय द प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, पहले आप बनाओ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो ये मान लीजिए मैंने बनाया आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कह रहे हैं कि इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इन्होंने कट कर दिया है सिमेट्रिकल। मतलब यह है कि इन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसको कट कर दिया हुआ है, और ये वाला आपका ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट को अगर बनाओगे तो नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल कट किया, जितना ऊपर पार्ट होगा उतना ही नीचे पार्ट होगा, सिमेट्रिकल कट किया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट किया हुआ है। तो अब कर रहे हैं कि बताइए, अगर इसका पावर मान लीजिए बोला हुआ है कि पी है, इसका पावर अगर पी है, तो अगर हम इस वाले पार्ट को काट दिए तो ये जो पार्ट है, ये वाला चाहिए वाला, इसका पावर क्या होगा? तो पहले हम इसका पावर निकालने चलना है। बताओ, अगर हम कहते हैं प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, ठीक है, तो बताना जरा, हम मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लाइट डाल रहे हैं, तो इस सरफेस का मान लीजिए आप पोल P1, ठीक है। ये जो आपका स्फेरिकल सरफेस है, मैंने इस स्फेरिकल सरफेस का पोल मान लिया P1। ये वाला जो सरफेस है इसका पोल मैंने मान लिया P2। क्या मान लिया? P2, ठीक है। अब जरा बताना, इंसिडेंट रे आपका ये है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। बताना जरा, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा वो किधर मिलेगा? राइट साइड मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पोल से राइट जाने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा है पहले सरफेस का। बता, हमारा जो इंसिडेंट रे है वो भी राइट साइड है, तो क्या आप इसको आप R1 मान लो। ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का रेडियस मान लीजिए R1, ठीक है। और इक्वी कॉन्वेक्स बोला तो R1 की वैल्यू R, मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। और इस वाले सरफेस का आप रेडियस मान लीजिए R2। क्या मान लीजिए? R2। और इसका आप मान लीजिए R, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों का रेडियस बराबर है, ठीक है। तो बता बताना, इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा वो किधर मिलेगा? राइट साइड मिलेगा। हमारा जो इंसिडेंट रे है वो भी राइट साइड है, तो इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बताना जरा, ये वाला जो सरफेस है, इस वाला सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा इधर मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा। मतलब पोल से लेफ्ट आने पर मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारा जो इंसिडेंट है वो राइट साइड है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा है लेफ्ट मिल रहा है, तो R2 की वैल्यू निगेटिव होगी। अच्छा, इसका फोकस लेंथ लिखने का जो फार्मूला होता है उसको जरा याद रखिएगा, 1/f, ठीक है। कोई भी लेंस हो उसका फोकस लेंथ लिखने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है μ-1। म्यू होता है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1, ठीक है, -1/R2। ये होता है किसी भी लेंस का फोकस लेंस लिखने का, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेनो कॉन्केव, कोई भी लेंस हो, या कॉन्वेक्स कॉन्केव हो, किसी भी लेंस का जो फोकस लेंस लिखने का जो फार्मूला होता है यही होता है, ठीक है। इसमें R1 R2 लिखते हैं विथ साइन, R1 R2 लिखते हैं विथ साइन। जरा बताना, R1 ये आप कार्बन है, ये पोल से राइट मिल रहा है, हमारा जो इंसिडेंट है वो भी राइट साइड है, तो R1 पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप बताना जो R2 ये वाला है, R2 इसमें R2 पोल से लेफ्ट मिल रहा है, हमारा जो इंसिडेंट है वो राइट साइड है, तो इसमें R2 की वैल्यू निगेटिव होगी। तो मैं इस लेंस का फोकल लेंथ लिखने चल रहा हूँ। जरा बताना, 1/f बराबर μ-1, ठीक है। μ-1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का, ब्रैकेट मतलब 1/r पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, 1/r पॉजिटिव होगा, माइनस, ठीक है। बताना जरा 1/r बताना। अब R2 लिखना है, R2 ये वाला है, R2 बताओ इस पोल से लेफ्ट मिल रहा है, हमारा जो इंसिडेंट है वो राइट साइड है, ठीक है। तो क्या R2 निगेटिव होगा? तो -r, क्या लिखोगे आप? -r, ठीक। क्या है मेरे दोस्तों, कितना समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2μ-1, ठीक है, डिवाइड बाई r। ये हो जाएगा इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, या इसको अगर और अच्छे से लिखोगे तो f की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जरा बताना दोस्तों। तो r डिवाइड बाई 2μ-1, क्या आ जाएगा? μ-1। यहाँ आज कर सकते हैं 2f की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा r डिवाइड बाई ब्रैकेट μ-1, ठीक है। ये हो गया फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ समझना, अगर आप इस लेंस को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट कर दोगे तो फोकल लेंथ में कोई भी चेंज, मतलब जो फोकल लेंथ है इसका होगा f, वही फोकल लेंथ इस वाले लेंस का भी होगा, इस वाले लेंस का भी फोकल लेंथ वही होगा। कब? जब हम इस लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर कट कर देंगे तो फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा तो पावर में भी कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, पावर क्या होता है बताइए जरा। पावर, लेंस का पावर, पावर होता है 1/f, 1/f, ठीक है। ये होता है आपका डायोप्टर में, ऐसे लिख लीजिए 1/f होता है, सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है। बताना जरा, इसका फोकल लेंथ f है तो इसका पावर लेंथ हो जाएगा p, ठीक है। क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अगर आपने इसको कट कर दिया है तो इसका फोकल लेंथ चेंज तो होगा नहीं, तो अगर फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा तो इस वाले लेंस का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा? p। कितना हो जाएगा? p। मतलब ये है कि पावर में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इसके फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने इस लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट कट किया है, इसलिए इसके फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर फोकल लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट, ठीक है। अगर हम कह दें, मान लो सवाल खत्म हो गया, यहाँ पर सवाल यहाँ पर खत्म हो गया। अगर हम कह दें कि इस लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस लाइन के अबाउट अगर हम इस लेंस को कट कर दें, इस लाइन के अबाउट जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब इसका बताइए फोकल लेंथ या पावर बताइए। तब सवाल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उसको कैसे करते हैं जरा देखिएगा। सवाल यहाँ पर खत्म हो गया है, पावर आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं? क्योंकि इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। अब जरा देखना, मान लो इसी सवाल को, ठीक है, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर कट कर दें तब इसका पावर या फोकल लेंथ क्या होगा बताओ। इसको कट कर दोगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा बताओ कुछ ऐसा बनेगा, बताइए दोस्तों। अब ये कौन सा लेंस हो गया? अब इसे हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस हो गया आपका प्लेनो, मतलब एक जो सरफेस है वो प्लेन हो गया, दूसरा वाला कर्व हो गया, इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब बताना, ये आपका R1 था, ये आपका R1 था, ठीक है। R1 वैल्यू R थी। और ये आपका जो प्लेन सरफेस है, अब प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपको पता होगा, वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट प्लेन सरफेस का। अब इसका फोकल लेंथ में लिखने चल रहा हूँ। फोकल लेंथ लिखने का यही फार्मूला है, इसको स्टार बना लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चाहे जो भी लेंस हो उस लेंस का फार्मूला लिखने, फोकल लेंथ का फार्मूला लिखने के लिए यही फार्मूला यूज करिएगा, चाहे जो भी लेंस हो। अब बताओ, हम इस लेंस का चलना है फोकल लेंथ लिखने, जरा बताना। तो मैंने मान लिया 1, इसका फोकल लेंथ f0, इसका फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f0 बराबर म्यू माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट में 1/r1, तो 1/r1 की जगह आप लिखेंगे 1/r, r1 की वैल्यू r है, माइनस, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। बताओ 1/इनफाइनाइट तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ जरा 1/f0 की वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r, यह आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ से अगर f0 की वैल्यू अगर लिखोगे आप तो कितना आ जाएगा जरा बताना? r डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, यह आ जाएगा। अब जरा बताना, यहाँ पर मैं लिखा था म्यू r/म्यू माइनस 1 जगह लिख दीजिए 2 × f। देख लो, r/म्यू माइनस 1 जगह लिख देंगे 2 × f। तो बताओ जो नया फोकल लेंथ आ जाएगा f0, तो क्या पुराने वाले का 2 टाइम्स आ जाएगा? बोलिए दोस्तों। भाई आप r/म्यू माइनस 1 की जगह पर कितना लिख सकते हो? 2 × f पुराना वाला। तो इस पूरे जगह पर लिख दिया 2 × f। तो जो नया फोकल लेंथ आ जा इस वाले लेंस का, वो कितना आ गया? पुराने वाले का 2 टाइम्स, पुराने वाले का 2 टाइम्स। अगर इसका फोकल लेंथ डबल हो गया तो बताओ जिसको पावर लिखोगे, पावर का फार्मूला जरा बताना। पावर क्या होता है? पावर होता है P0। मान लीजिए इस वाले लेंस का पावर, तो P0 बराबर हो जाएगा 1/f0, 1/f0। f0 वैल्यू अभी भी निकालो आप, कितना था? 2 × f, 2 × f। 1/f क्या था आपका? इनिशियल पावर। क्या था? इनिशियल पावर। तो जो नया पावर आ जाएगा P0, बताओ जरा वो पुराने वाले पावर का क्या आधा हो जाएगा? यस। मतलब ये है कि अगर उस लेंस को आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दोगे तो जो पावर आ जाएगा वो पहले वाले पावर का आधा हो जाएगा, और जो फोकल लेंथ होगा वो पहले वाले का डबल टाइम्स हो जाएगा। कब? जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर देंगे तब। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट कर देंगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो आपका मतलब जनरली है, अपना इच्छा है, मतलब बता दीजिए। अगर सवाल ऐसे बनता तो ये होता। अच्छा सवाल है, ये आ जाएगा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 करें, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम कॉन्टैक्ट, व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही आसान सवाल है, टोटल जो कॉन्सेप्ट का सवाल है। बताओ जरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहले तब बताइए TIR,
तो ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है, ये जो सरफेस है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मैंने मान लिया ये वाला जो मीडियम है ये आपका डेंसर है, ये वाला जो मीडियम है ये आपका मीडियम रेरर है। ये कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम है, ठीक है। लाइट रे मान लीजिए डेंसर मीडियम से एंटर किया, लाइट रे डेंसर मीडियम से एंटर किया, ठीक है, ऐसा। और ये प्लेन सरफेस का नॉर्मल मैंने मान लिया, ये जो है आपका इस प्लेन सरफेस का क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एंगल बना लो, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मान लिया आई, क्या मान लिया? आई, ठीक है। अब बताओ लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, लाइट जो है इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका जो मीडियम था डेंसर से रेयर हो गया, मतलब इसका मीडियम चेंज हो गया। लाइट रे इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, लेकिन इसका मीडियम जिस डायरेक्शन में जा रहा था डेंसर था, फिर डेंसर से रेयर हो गया, मतलब इसका मीडियम चेंज हो गया। तो या तो ये नॉर्मल के अलोंग जाएगा या तो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। दूर क्यों जाएगा? अभी क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, इसका मीडियम चेंज हो गया। अब बताओ जब लाइट रे डेंसर से मीडियम में रेयर में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर जाता है, ये आपका नॉर्मल है। ये बताओ नॉर्मल से ये वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला एंगल मान लिया आर है, क्या है? आर है। एक चीज समझना, इसमें कुछ ये जो पार्ट है आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड है। तो इसमें रिफ्रैक्टेड जो है 80% रिफ्रैक्शन होता है, 80% रिफ्रैक्शन होता है और 20% क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, 20% रिफ्लेक्शन होता है, 20% रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो 20% रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो टोटल 100% में कन्वर्ट हो जाए विदाउट मिरर। आपने मिरर में पढ़ा होगा, मिरर में प्लेन मिरर, मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है ये, ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर का नॉर्मल ये है। अगर आपने लाइट रे ऐसे डाला, ठीक है, अगर ये उनका एंगल आई है तो जितना एंगल बनाता है नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा इधर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से, आर। तो आई की वैल्यू आर होता है, ठीक है। तो ये इसके लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन, मतलब जिस मीडियम आया उसी मीडियम लौट गया। कब? जब हमने यहाँ पर लगा दिए प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं है, ये प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस है, हम चाह रहे हैं कि जो लाइट रे इस मीडियम में गया है वो लाइट रे इस मीडियम में जाकर उसी मीडियम वापस चला है, मतलब उसका क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो जाए। तो बताओ जरा, अगर हम बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ाएं आई, तो क्या ये आर बढ़ेगा? यस। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे दूर जाएगी नॉर्मल से। तो बताओ जरा, ये तो आपका इनिशियल कंडीशन है, मैंने मान लिया ये मान लीजिए आपका दूसरा सरफेस, ठीक है, और ये मान लीजिए लाइट रे है, और ये एंगल मान लो आप आई डैश, क्या मान लो? आई डैश। और ये जो आई डैश है ये आई डैश आई से ग्रेटर देन है, मतलब जो इनिशियल वाला एंगल था ये वाला आई उससे ज़्यादा है ये। तो बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी क्या होगा? इस आर से ज़्यादा होगा। तो मैंने मान लिया कि जो है ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे बनाया, ये आपका आर डैश मान लो, क्या मान लो? आर डैश। अब ये जो आर डैश आएगा रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है ये आर डैश बताओ पहले वाले आर से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे नॉर्मल से वैसे वैसे ये वाला एंगल और क्या होगा? और जो है नॉर्मल इसके प्लेन सरफेस की तरफ आता जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन आता है क्रिटिकल कंडीशन, जब हम एंगल को क्रिटिकल कंडीशन ला देते हैं, जब हम इस एंगल को क्रिटिकल कंडीशन ला देते हैं आईसी के बराबर, ठीक है, तब क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे ये जो है इस प्लेन सरफेस को क्या करता है? ग्रेज करके चला जाता है, क्योंकि ये जो है आपका जो है ये बढ़ना है ये, ठीक है। ये आपका जो रिफ्लेक्टेड है ये किधर जाता है? सरफेस की तरफ जाता है। जैसे एंगल बढ़ाओगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड है ऐसे बढ़ता जाता है। एक समय आता है क्रिटिकल कंडीशन से बोलते हैं कि जब हम इसको आईसी दे देंगे तो ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है इस सरफेस को ग्रेज करके जाता है। तो इसे हम टीआईआर नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं जस्ट टीआईआर। क्या बोलते हैं? जस्ट टीआईआर, जस्ट टीआईआर। कब? जब ये आप इसको आईसी डालोगे मतलब क्रिटिकल एंगल पर, और ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड का ये होता है आपका 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री जब क्रिटिकल एंगल पर जो है लाइट पड़ेगी, ठीक है। इसे अभी टीआईआर नहीं हुआ ये, इसे बोलेंगे जस्ट टीआईआर। अगर थोड़ा सा एंगल और बढ़ाओगे आईसी, बताओ लाइट रे जो अभी ग्रेज करके जा रही थी क्या कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी? क्योंकि ये लाइट रे ऐसे बढ़नी है। तो अगर हम थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिए, बढ़ा के मान लो कर दिया आई नॉट, कितना कर दिया? आई नॉट, ये आपका इंसिडेंट रे, और ये एंगल आपका मान लीजिए आपका आई नॉट मान लीजिए, ठीक है। अब जरा बताओ, अब ये जो आई नॉट है एंगल इंसिडेंस वो ग्रेटर देन है आईसी से, किससे ग्रेटर देन? आईसी से। अगर आईसी से ग्रेटर देन है तो अब जो लाइट रे बताओ जो ग्रेज करके जा रही थी, अब ये जिस मीडियम में गया है उसी मीडियम में क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। अगर ये आई नॉट है तो ये भी आई नॉट होगा, रिफ्लेक्शन लॉस जितना आई उतना आर। तो बताओ ये किसे बोलेंगे हम? टीआईआर। क्या बोलेंगे? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए जिस मीडियम में लाइट रे गया था उसी मीडियम वापस चला गया, ठीक है। तो अगर आपको टीआईआर कराना है तो पहला कंडीशन जो मीडियम होगा लाइट रे का डेंसर से मिरर होना चाहिए, डेंसर से रेयर होना चाहिए, ठीक है।
तो तैयार कराने के लिए मतलब यह है कि अगर जो रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी वो टोटल रिफ्लेक्शन को हमको रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट करना है, इसी बोलते हैं टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताओ इन्होंने बोला हुआ है कि जो एंगल इन्होंने डाला हुआ है वो क्रिटिकल एंगल, कौन सा एंगल डाला हुआ है? क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला क्रिटिकल एंगल है। अगर है कि रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल से क्या होगा बताओ जरा, कितना है ये? 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। सीधा कॉन्सेप्ट पर ही सवाल बना दिया इन्होंने। आपका जो आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। प्लेन सरफेस का सवाल था ये। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, कह रहे हैं कि एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम थ्रू द डिस्प्लेस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। जो कितना अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर बनाइए जरा। ये आपका कॉन्केव मिरर है ये, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर दूर। कह रहे हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, ये आपका पोल है। कह रहे हैं कि इसका जो है फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। जो है इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है इससे जो इंसिडेंट रे पड़ेगा इस डायरेक्शन में पड़ेगा। अब आपका इसका पहले वो निकालिए, इमेज पोजीशन निकालिए। अब कैसे निकालोगे? तो आप लगा दिए मिरर रिलेशन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका मिरर रिलेशन, ठीक है। ये लिखना है VUF विथ साइन। अब जरा बताइएगा 1/f फोकल लेंथ, ये आपका पोल होता है, ये आपका पोल होता है। हमारा जो इंसिडेंट रे है वो राइट साइड में होता है। ये है आपका इंसिडेंट रे, मतलब इस डायरेक्शन को हमने राइट माना हुआ है क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। बताओ फोकल लेंथ कहाँ मिलेगा? ये पोल है, इसका फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे लेगा फोकल लेंथ। तो बताओ पोल से फोकल लेंथ किधर मिल रहा है? लेफ्ट जाने पर मिल रहा है। ये आपका पोल है, ये आपका फोकल लेंथ है। तो पोल से लेफ्ट जाने पर फोकल लेंथ मिल रहा है, लेकिन हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो राइट साइड में। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में मिल रहा है पोल से और हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो राइट साइड है। तो बताओ जरा फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो 1/-15 1/-15 बराबर 1/v, ठीक है। अब प्लस लिखिए 1/u। अब u बताना जरा, u यहाँ पर है, ये भी पोल से लेफ्ट जाने पर मिल रहा है, पोल से लेफ्ट जाने पर मिल रहा है। हमारा जो साइन कन्वेंशन है राइट साइड है। क्या u भी नेगेटिव होगा? यस। यहाँ पर लिखेंगे -14, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1/15 और प्लस हो जाएगा 1/14 बराबर आ जाएगा 1/v। कितना आ जाएगा? 1/v आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बताओ जरा 15-40 कैल्शियम लोगे तो 15 और 40 कैल्शियम, हालांकि हम सॉल्व करने पर v की जो वैल्यू आता है वो 20 कर लीजिए सॉल्व एक बार। 15 ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 10, 2, 5, 15, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, ठीक है, ये हो गया 120। अभी तो ये हो जाएगा आपको कितना? 7 टाइम्स में, ठीक है। कितना टाइम्स में? सॉरी 8 टाइम्स में। -8 प्लस कितना हो जाएगा बताओ जरा? ये हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा 1/v। तो बताइए कितना हो जाएगा? -5 डिवाइड बाई 120 बराबर आ जाएगा 1/v। तो जो v की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ जरा? माइनस आ जाएगा आई थिंक 24 सेंटीमीटर। ये तो आएगा 5 टू यहाँ। तो जो यहाँ पर इमेज बना बताओ जरा, अगर ये आपका 40 सेंटीमीटर दूर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 24 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पर कहीं बनेगा नेगेटिव, मतलब पोल से लेफ्ट राइट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बना इसका इमेज कितना दूर? 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका पोल से, ये आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस कर दिए 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर की तरफ, मतलब ये है कि 40 सेंटीमीटर ये था तो इसको 20 सेंटीमीटर और क्या किया जाए? मिरर की तरफ कर दिया। तो मतलब अभी यही डायग्राम अगर आप बनाना चाहोगे तो ऐसे जरा बनाइए। इसको मिटा रहे हैं, ठीक। बस यहाँ से समझ लीजिएगा जो इमेज बना है ये आपका V1 है इमेज, ठीक है। ये आपका V1 इमेज है, ठीक है। कितना? 24 सेंटीमीटर। अब इसी डायग्राम को हम बना लें दूसरे डायग्राम, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर क्या कर दिया और मिरर की तरफ कर दिया गया, यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट। तो बताओ पोल से कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अरे भाई टोटल जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था पोल से 40 सेंटीमीटर दूर पर था, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इसको 20 सेंटीमीटर मिरर तरफ और ला दोगे तो जो पोल से डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर ही तो बचेगा। फोकल लेंथ तो कोई चेंज नहीं होगा, 1/15 सॉरी 15 हो जाएगा।
अब जरा बताइए, अब नया आप निकालिए इमेज, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर लगाइए मिरर रिलेशन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बताओ जरा यहाँ पर फोकल फिर निगेटिव लिखोगे, -1/15 बराबर 1/v2 नया इमेज। अब माइनस हो जाएगा 1/u, कितना हो जाएगा बताओ जरा, 20 सेंटीमीटर, 20 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/15 प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v2। ठीक है, अब 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 29 300, तो 20 × 15 कितना हो जाएगा बताइए, 220, 15 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 10 15 2 5 15 5 और 3 कितना हो जाएगा, 15 30 60, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब बताओ जरा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा 1/v2, कितना हो जाएगा, तो v2 बोल बताओ कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर, कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। मतलब अब जो इमेज बना वो 60 सेंटीमीटर, निगेटिव मतलब यह है कि पोल से लेफ्ट मिल रहा है। मतलब अब बताओ जरा, यहाँ पर कहीं उसका इमेज बन रहा है, कितना दूर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर इमेज बन रहा है, 60 सेंटीमीटर। बताओ जरा, ये आपका 60 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज, डिस्प्लेसमेंट बताइए इमेज का। अच्छा, जो इनिशियल इमेज बना था वो कहाँ बना था, कहीं यहाँ बना था, कितना दूर बना था बताओ जरा, 24 सेंटीमीटर दूर। कितना बना था, 24 सेंटीमीटर दूर इनिशियल इमेज था। ठीक है, और फाइनल इमेज बताओ पोल से 60 सेंटीमीटर, तो कितना जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। बोलिए दोस्तों, 60 सेंटीमीटर बताइए फाइनल इमेज का पोजीशन पोल से है, और जो इनिशियल इमेज बना था 24 सेंटीमीटर वो पोल से यहाँ बना था। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा 60 में से 24 से घटा दोगे तो यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतना इमेज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया मिरर से दूर। इनिशियल बताओ यहाँ पर था, अब जो इसका इमेज हो गया वो मिरर से दूर हो गया, कितना हो गया, तो 60 में से आप 24 घटा दो, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा, 60 - 24 कितना हो जाएगा जरा बताइए, ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर, मिरर से दूर, अवे फ्रॉम मिरर। आपका जो आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, 36 सेंटीमीटर बताइए लिखा है कि अवे फ्रॉम मिरर, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर था इमेज, ये आपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया मिरर की तरफ, तो जो इसका इमेज है वो मिरर से दूर गया, कितना दूर गया, कितना दूर गया, 36 सेंटीमीटर। तो क्या है मेरे दोस्तों को समझ में आ गया। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन है ये। फोर्थ, करें रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म √2, करें कि एंगल ऑफ प्रिज्म करें 30 सेंटीमीटर, वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस करें। ठीक है, कह रहे हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक, कह रहे हैं इस वाले सरफेस को आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया हुआ है, इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है। कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से कोई, मान लीजिए लाइट रे ऐसे आया, ठीक, इस वाले सरफेस पर, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दीजिए आई। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, इस वाले सरफेस का नॉर्मल है ये। ठीक, अब जरा बताओ लाइट रे फिर कहेंगे जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन बताओ इस डायरेक्शन में जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि बताओ मीडियम चेंज हो गया। बताओ ये आपका एयर है, ये वाला मीडियम एयर है, और ये आपका √2 है, कोई अलग मीडियम है, तो इसका मीडियम क्या होगा, चेंज हो गया। अगर मीडियम चेंज हो गया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब ये पड़ा, मान लीजिए यहाँ पर, जब ये पड़ा इस मिरर पर, ठीक है, कहाँ पड़ा, मिरर पर, तो कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में पड़ा उसी डायरेक्शन, उसी पाथ पर क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। तो बताओ अगर जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, तो बताओ ये जो पड़ा होगा इस मिरर पर क्या नॉर्मली पड़ा होगा, इस मिरर के नॉर्मल के लॉन्ग पड़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कोई मिरर अगर है, मिरर, ठीक है, तो अगर ये कोई लाइट रे, मान लीजिए इस मिरर का ये नॉर्मल है, ये इस मिरर का नॉर्मल है, अगर कोई लाइट रे ऐसे आता है, जितना एंगल मान लीजिए बनाया आई इस नॉर्मल से, उतना ही एंगल बनाता है आर इस नॉर्मल से। ठीक है, लेकिन अगर लाइट रे इस मिरर के नॉर्मल के लॉन्ग आए, अगर लाइट रे मान लीजिए नॉर्मल ये आपका है, तो नॉर्मली आए, क्या है, नॉर्मली ही आए, तो अगर नॉर्मली आएगा तो नॉर्मल जाएगा भी, उसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये है कि जब लाइट रे पड़ा इस मिरर पर तो नॉर्मली पड़ा, इस मिरर के नॉर्मल के रंग पड़ा। मतलब ये है कि यहाँ पर होता है एंगल R1, ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल होता है, तो यहाँ पर होता है R2 होता है। जो R1 और R2 का जो सम होता है, याद रख लीजिएगा प्रिज्म में, वो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है A, उसके बराबर होता है। ये आपका एक रिलेशन है, R1 + R2 का जो सम होता है वो प्रिज्म एंगल A के बराबर होता है। ये और R1 ये आपका R2, बताओ अगर ये नॉर्मली आया है तो R2 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R2 वैल्यू 0 हो जाएगा। बताओ जरा R1 ये आपका एंगल है, तो R1 + 0
बराबर इन्होंने दिया हुआ है कि प्रिज्म एंगल दिया हुआ है, कह रहे हैं कि प्रिज्म एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लग दीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो जो R1 की वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकल गया। हमसे पूछे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप इस पॉइंट पर लगा दीजिए लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, क्या लगा दीजिए स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, क्या मान लिया P, तो मैं लिखने चला स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। क्या होता है स्नेल्स लॉ, ध्यान से देखना। स्नेल्स लॉ N1 sin I बराबर होता है N2 sin R, ये होता है आपका स्नेल्स लॉ, N2 sin R। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट ये है फार्मूला होता है, रिलेशन होता है स्नेल्स लॉ का। N1 sin I बराबर N2 sin R, बहुत इंपॉर्टेंट जगह में स्टार बना लीजिएगा। प्रिज्म में प्लेन सरफेस में हर जगह यही लॉ जो है आपका इस्तेमाल होगा। बताओ N1 ये वाला मीडियम क्या है, बताओ एयर है, ये एयर का बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये एंगल I है, तो साइन I क्या लिखोगे आप, साइन I, तो 1 इंटू साइन I, ठीक है, बराबर N2 बताओ ये वाला मीडियम, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, यहाँ लिख लीजिए √2, क्या लिख लीजिए √2 इंटू साइन R1 ये है, साइन R1 बोलो बताओ कितना था 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होती है वैल्यू 1/2, तो साइन I का जो वैल्यू हो जाएगा साइन I वो कितना हो जाएगा दोस्तों, जरा बताओ √2 डिवाइड बाई 1/2, इसको ले सकते हैं 1/√2। तो साइन I की वैल्यू अगर 1/√2, साइन I की वैल्यू अगर 1/√2, साइन I की वैल्यू अगर 1/√2, तो जरा बताना यहाँ से I की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब लाइट रे नॉर्मल से जिस एंगल पर पड़ा होगा उसका वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट 45। प्रिज्म का सवाल है, बढ़िया सवाल है एकदम, 18 में पूछा गया सवाल है ये, सिल्वरिंग का सवाल है। कर रहे हैं कि थिन प्रिज्म हैविंग कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 कर रहे हैं, दिस मींस द कॉम्बिनेशन विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास, कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डिस्पर्जन हो रहा है डेविएशन नहीं हो रहा है। इस केस में आपने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक, ये क्या है कोई प्रिज्म है, ठीक, और इस प्रिज्म को अगर अपोजिट कर दोगे, ठीक है, तो बताओ अपोजिट हो गया। अब इसको कर रहे हैं कॉम्बिनेशन है, यहाँ से कोई कर रहे हैं कोई लाइट रे आ रहा है, ठीक है, व्हाइट लाइट, ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पर बताओ डिस्पर्जन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा। मतलब यहाँ से अगर डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट आप समझें डिस्पर्जन का, तो डिस्पर्जन सिंपल क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये क्या है प्रिज्म है, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट रे पड़ा, व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट। जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है तो लाइट तो ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन बताओ जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है तो ये अपने 7 कलर में क्या होता है, डिस्प्लीट हो जाता है, टूट जाता है। अब यहीं से जो है ये लाइट रे 7 कलर में क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसे ही 7 कलर में क्या होता है, टूट जाता है, डिस्प्लीट हो जाता है। इसी हम जो फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो नीचे वाला रे होता है ये होता है आपका वॉयलेट, जो ऊपर वाला सबसे होता है ये होता है आपका रेड, अकॉर्डिंग टू विवगयोर, पढ़ा होगा आपने विवगयोर, ठीक है। जो ये होता है वॉयलेट होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो नीचे वाला होता है ब्लू, जो ऊपर होता है रेड होता है। तो जब लाइट रे किसी प्रिज्म से पास करता है व्हाइट लाइट, ठीक है, तो वो अपने 7 कलर में क्या होता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, डिस्प्लीट हो जाता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब ये व्हाइट लाइट यहाँ पड़ेगा, बताओ यहाँ पर जो आपका लाइट रे जाएगा वो वॉयलेट जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा रेड जाएगा, ठीक है। ये बताओ ये प्रिज्म अपोजिट है, प्रिज्म अपोजिट है, तब बताओ जब यही लाइट यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रेड और ये हो जाएगा आपका वायलेट, क्योंकि इस प्रिज्म अपोजिट कर दिया तो जो है लाइट रे क्या हो जाए अपोजिट हो जाएंगे। तो डिस्पर्जन कर रहे हैं कि हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब नेट डेविएशन डेल्टा नेट वो आपका कर रहे हैं 0 है, ठीक है। मतलब ये इस वाले प्रिज्म से अगर डेविएशन हम डेल्टा 1 पॉजिटिव मान लें तो इस वाले प्रिज्म से डेविएशन डेल्टा 2 नेगेटिव होगा, तभी नेट डेविएशन क्या होगा 0 होगा। तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। मतलब इस वाले प्रिज्म से अगर डेविएशन डेल्टा 1 पॉजिटिव मान लें, जिससे नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी नेट डेविएशन क्या होगा 0 होगा। बताओ डेविएशन होता कितना है, डेविएशन का फार्मूला बताओ जरा। डेविएशन होता है प्रिज्म एंगल ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू -1, ये होता है डेविएशन। अब जरा बताओ यहाँ पर डेल्टा 1 लिखोगे, इसके ना लिखे हो जरा। अब इसका प्रिज्म एंगल दिया हुआ है इन्होंने, कितना दिया हुआ जरा बता रहे हैं। इसका प्रिज्म एंगल दिया हुआ है कितना 10 डिग्री, कितना दिया हुआ 10 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रिज्म एंगल लिखो जरा 10 डिग्री, ठीक है।
ब्रैकेट में म्यू, इसका म्यू दिया हुआ कितना आ जाएगा 1.42, बोलो भैया 1.42, ठीक है, -1 ये हो गया। फिर ब्रैकेट में यहाँ फिर माइनस लगाओगे। फिर अब इस वाले जो है प्रिज्म का हमसे रिफ्रैक्टिव एंगल पूछे हैं, तो मैंने मान लिया कितना है A0 है, ये कितना है A0 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लोगे A0, Δ2 लिख रहे हैं इस वाले प्रिज्म का, इस वाले प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना है A0 है, तो A0 लिख दिया। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.7, तो लिख लीजिए 1.7 - 1 बराबर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब जरा बताओ ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 0.42 बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा A0 इंटू हो जाएगा 0.7, ठीक है। ये पूरी वैल्यू कट जाएगा तो जो A0 की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 6 डिग्री। मतलब इस वाले प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। इस वाले को दिया था कितना 10 डिग्री, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो आपका सिंपल क्वेश्चन डिस्पर्जन ऑफ लाइट से है, ठीक। 17 में पूछा गया सवाल है। विच कलर ऑफ द लाइट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सवाल है। तो विबग्योर VIVGYOR में अगर आप वॉयलेट से अगर रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है, जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो लेमडा इंक्रीज करता है। क्या करता है, लेमडा इंक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका अपोजिट जाओगे इधर रेड से तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ जरा, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा, क्योंकि जैसे विबग्योर का जैसे आगे जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन उससे होगा वेवलेंथ ऑरेंज का, उससे ज़्यादा होगा किसका वेवलेंथ, किसका होगा बताओ जरा, येलो का होगा, फिर उससे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगा वो ग्रीन होगा। इससे जो है वेवलेंथ क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट कलर का। लेकिन अगर ये पूछ दिया सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होगी, अपोजिट होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। 19 में पूछा गया सवाल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सवाल है। नेक्स्ट 7, कह रहे हैं कि इन एयर बबल, कह रहे हैं कि इन ग्लास लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर द नॉर्मल, कह रहे हैं कि ठीक है। हमसे पूछे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है अपरेंट डेप्थ पर, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ क्या होता है उसके विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं। अपरेंट डेप्थ देखना जरा, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, क्या है कोई, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ, लिक्विड। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ, ठीक है। हाँ, अब बताओ इस ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर आंख लगाए बैठा हुआ है देखने के लिए, ठीक है। ये कोई ऑब्जर्वर है जो ऐसी आंख लगाए हुआ देखने के लिए, इसने जो है ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख लगाया, ठीक है। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट से लाइट पहले तो ऐसे निकली, ठीक है, नॉर्मली ऐसे, ठीक। एक लाइट रे सीधे मान लो यहाँ पर पहुंची, एक लाइट ऐसे गई। लेकिन बताओ अगर लाइट ऐसे जाएगा तो ऐसे जाना चाहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बताओ ये वाटर है आपका, ये एयर है, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है। तो बताओ मीडियम चेंज हो गया तो लाइट रे तो सीधे चाहेगा मैं ऐसे निकल जाऊँ, लेकिन क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया है, अगर मीडियम चेंज होगा तो ऐसे न जाकर थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जाएगा। बताओ अब यहाँ से जाकर सीधे इस ऑब्जर्वर के आई पीस में गया, ठीक है, ऑब्जर्वर के आई पीस में गया। बताओ ये जो ऑब्जर्वर है ये आया था देखने ऑब्जेक्ट को, किसको देखने आया था, ऑब्जेक्ट को आंख लगाया था देखने के लिए इसे ऑब्जेक्ट को। तो बताओ इसके पास जो रे पहुंचा है वो इंसिडेंट रे पहुंचा है कि रिफ्लेक्टेड रे पहुंचा है, जरा बताइए। इंसिडेंट रे तो ऐसे आया, ठीक है। ये बताओ जब इसके आंख में जो रे पहुंचा है वो एक रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचा है। अब बताओ ये दिखेगा जो रे वो कहाँ से आता दिखाई देगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं यहाँ से आता दिखाई देगा। ये देखिए ये जो रे जो इसके आंख में पड़ी है उसको अगर आगे बढ़ाओगे तो आगे यहीं तो मिलेगा। ये जहाँ जो चीज़ देखा है ये देखा है इसके इमेज को, किसके देखा है, यहाँ पर बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का इमेज, क्या बन रहा है, इमेज। लेकिन ऑब्जर्वर देखने आया था किसको, ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसके आंख में जो रे पड़ा हुआ है वो एक रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचा है। लेकिन बताओ जो देखा है ये ऑब्जेक्ट को ना देखा, किसका देखा है, इसको अपने इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इमेज को देखा है। ये भ्रम में है कि मैं देख कर आया हूँ किसको, ऑब्जेक्ट को, लेकिन देख कर किसको आया है, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को। क्यों, क्योंकि इसके आंख में जो रे पहुंचा है वो एक रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचा है, मतलब यहाँ से पहुंचा है।
तो ये देखने गया था ऑब्जेक्ट, लेकिन देख कर आया है उस ऑब्जेक्ट के इमेज को, लेकिन इस बताओ इसके वजह से इल्यूशन है, भ्रम है कि मैं देख कर आया हूँ ऑब्जेक्ट को, लेकिन देख कर किसको आया है, उस ऑब्जेक्ट के इमेज को। अब बताओ इस अगर आई को हम यहाँ रख दें यहाँ पर, ठीक है, तो अब जो ये मिलता है यही जो डिस्टेंस होता है यही होता है आपका अपरेंट पोजीशन। क्या होता है अपरेंट पोजीशन? इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है उसको याद रखिएगा। अपरेंट पोजीशन एक्स किसका देखेंगे? ऑब्जेक्ट का देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट का देखोगे अपरेंट पोजीशन, इसका ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये, ठीक है। ये होता है आपका एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर ब्रैकेट में होता है एक्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेंथ, और नीचे होता एन ऑब्जेक्ट। ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब सवाल इसी पर है, देखना जरा। कह रहे हैं कि मान लीजिए, कह रहे हैं कि कोई मान लीजिए बबल ग्लास स्लैब है ये, मान लीजिए कोई बबल ग्लास स्लैब है ये, ठीक है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई बबल है, यहाँ पर कोई मान लीजिए बबल है ये, ठीक है। और बबल मान लीजिए इस वाले सरफेस से मान लीजिए x1 डिस्टेंस पर है, नीचे है, ठीक है। और इस वाले सरफेस से मान लो आप x2 डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ से देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। अब कह रहे हैं कि नियर द नॉर्मल इंसिडेंस, कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन द व्यू फ्रॉम द वन सरफेस। तो ये बताओ ये जो देखा है, कर रहा है 5 सेंटीमीटर नीचे है, ये बताओ ये जो देखेगा क्या ये ऑब्जेक्ट को देखेगा कि इमेज को देखेगा? ये देखेगा किसको? इमेज को, क्योंकि इसके आंख में जो रे पहुंचेगा वो एक रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचेगा, इसलिए जो ये देखेगा ये इस ऑब्जेक्ट को, इमेज को देखेगा। ये मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई इसका इमेज बना होगा, तो ये जो देखेगा 5 सेंटीमीटर नीचे, ये क्या देखेगा? ये इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखेगा, 5 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन बताओ यही ऑब्जर्वर दूसरा ऑब्जर्वर, इसमें मान लीजिए पहला ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, ये भी आंख लगाया देखने के लिए, ठीक है। बताओ ये भी कर रहे हैं कि ये भी देख रखा है जो है वो बबल है वो 3 सेंटीमीटर डीप है। बताओ ये भी क्या देखेगा? ये इसके इमेज को देखेगा, ना कि ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो कह रहे हैं कि ये भी देखा किसको? इमेज को। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर डीप में है ये भी किसको देखेगा? ये इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखेगा, ना कि इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो सिंपल यही फार्मूला लगाना, जरा बताना। एक्स ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखना है, तो मैंने मान लिया x1, या ऐसे मान लो एक्स ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले रिस्पेक्ट में। तो पहले वाले रिस्पेक्ट में लिख लीजिए बराबर एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को मीडियम लिखना है। ऑब्जर्वर बताओ ये है, ऑब्जर्वर किस में है? एयर में है ये, ऑब्जर्वर एयर में है। तो ऑब्जर्वर को बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1, यहाँ लिख लीजिए 1, क्या लिख लीजिए 1 ब्रैकेट में। एक्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेंथ बताओ, ऑब्जेक्ट का लेंथ इस सरफेस से कितना है? x1 है ये, तो यहाँ पर x1 डाल लो, ठीक है। डिवाइड बाई एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बताओ मीडियम, ऑब्जेक्ट का मीडियम कितना है? n। अब बताओ दिया हुआ है 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ लिख लीजिए 1.5, ठीक है। और ये अपरेंट पोजीशन में दिया हुआ है कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको बराबर कर दीजिए 5 के बराबर। बताओ यहाँ से जो x1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7.5 सेंटीमीटर, यह जाएगा आपका x1 डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से देखेगा तो यहाँ से कुछ और दिखाई देगा। तो अब इसके लिए लिखिए आप, ऑब्जेक्ट को देख रहा है दूसरा वाला पर्सन, ठीक है। फिर लिखोगे आप एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बताओ फिर कहेंगे कहाँ पर? एयर में है, एयर में है, तो बताओ इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। फिर लिखोगे एक्स ऑब्जेक्ट, अब बताओ ऑब्जेक्ट बताओ यहाँ से कितना दूरी पर है? x2 डिस्टेंस पर है, इस वाले सरफेस से x2 डिस्टेंस पर है, और इस वाले सरफेस से x1 डिस्टेंस पर था। यहाँ पर लिख लो आप x2 डिस्टेंस, क्या लिख लो? x2 डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का मीडियम कितना है बताओ? 1.5 है, तो 1.5 हो जाएगा। और यहाँ से देखने पर उसको बताओ अपरेंट पोजीशन कितना मिल रहा है? 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से जो x2 की वैल्यू आ जाएगा वो बताओ कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। हमसे थिकनेस पूछे हैं इस स्लैब का थिकनेस, बताओ x1 और ये आपका x2, ये तो था x2, जो थिकनेस हो जाएगा इस स्लैब का वो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, क्या हो जाएगा? जो थिकनेस हो जाएगा उसको आप t मान लीजिए, क्या मान लीजिए? t वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2, दोनों को मिला दीजिए तो t की जो वैल्यू हो जाएगा बताओ x1 वैल्यू कितना था? 4.5, सॉरी ये था 7.5 प्लस 4.5, यहाँ से t की जो वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो थिकनेस हो जाएगा इस स्लैब का कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, प्लेन सरफेस का सवाल था ये। एट नंबर कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल ग्लास कर रहे हैं कि म्यू 3/2 इक्विवेलेंट लेंस कर रहे हैं कि फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है f करें, ठीक है, बिटवीन द टू। कर रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, जरा बताना जरा। ये आपका मान लीजिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, 2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। और इक्वी कॉन्वेक्स कर रहे हैं कि आपने क्या भर दिया? वाटर। अब जरा बताओ, ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये बताओ ये जो लेंस बन रहा है ये वाला, इसको हम किनारे अगर बनाएं ये ऐसे बन रहा है,
सॉरी ऐसे बन रहा है, बताओ जरा, इसमें वाटर भरा था अपने। अब ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। अब कह रहे हैं कि अगर इसका फोकल लेंथ f है, कॉन्वेक्स लेंस का, इसका भी f है, तो कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बता दीजिए। तो कॉम्बिनेशन में कितने लेंस हुए, 3, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो 3 फोकल लेंस हो गए। अब इनका जो है आपका कॉम्बिनेशन का लिखना है, तो 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखना है। बताओ जरा, ये हो जाएगा आपका 1/f, इसका फोकल लेंथ नहीं पता है, इसको मान लीजिए f0, क्या मान लीजिए f0, तो प्लस हो जाएगा 1/f0 प्लस 1/f। नहीं बताओ, f तो दिया है लेकिन f0 नहीं दिया है, तो f0 को निकालना पड़ेगा f के टर्म्स में। इसी में थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा सा दम है। अब जाता f की वैल्यू अगर इसका फोकल लेंथ लिखोगे, कैसे लिखोगे जरा बताओ। बताया था मैंने, किसी लेंस का फोकल लेंथ लिखने के लिए जो फार्मूला f बराबर 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r माइनस 1/r2, तो बताओ जरा, यह हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1। बताओ इक्विवेलेंस में दोनों का रेडियस बराबर है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा, तो 1/r प्लस 1/r ये हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 1/f की वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ 2 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r, ये हो जाएगा 1/f। ठीक है, अब इसके लिए लिखोगे जरा, इसके लिए मैंने माना था f0, इसका फोकल लेंथ माना था, कितना माना था, f0। अब f0 कैसे लिखोगे, तो 1/f0, जरा बताओ दोस्तों, म्यू माइनस 1, ये तो वही रहेगा, मेन चीज है रेडियस का। अब जरा बताओ, ये आपका इंसिडेंट रे है, बोलो। अब इसके लिए बताओ, जो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, इधर मिलेगा लेफ्ट, हमारा जो साइन कन्वेंशन राइट है, इसके लिए r1 वैल्यू नेगेटिव होगा, तो फिर लिखोगे माइनस 1/r। उस वाले में r1 वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन इसमें नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो r1 मिलेगा आपका वो पोल से लेफ्ट जाने मिलेगा, हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो राइट साइड का पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें बताओ जरा, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट मिलेगा, ठीक है, हमारा साइन कन्वेंशन भी राइट है, इसके लिए r2 वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो माइनस 1/r पॉजिटिव होगा। बोलो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ जरा, 1/f0 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2/r, कितना हो जाएगा, -2/r रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, लेकिन बताओ यहाँ पर म्यू इसका जो है अलग दिया है उन्होंने, कितना दिया गया बताओ जरा, यहाँ पर 4/3 है, क्या है 4/3, तो यहाँ लिखिए 1/f बराबर हो जाएगा 4/3 माइनस 1, यहाँ पर -2/r। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा जरा बताना जरा, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस हो जाएगा r/6, 1/f0 की जो वैल्यू आ जाएगा जरा बताना जरा, एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4 में से 3 घटा दोगे 1/3, माइनस है तो हो जाएगा -2/3r, -2/3r। ये हो जाएगा आपका इस वाले लेंस का फोकल लेंथ। अच्छा, ये जो निकाले थे आप, ये किसका निकाले थे, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का था। इसमें जरा म्यू की वैल्यू डाल दो आप, कितना म्यू की वैल्यू 3/2, जरा बताना जरा 1/f। थोड़ा कैलकुलेशन इस सवाल में बाकी कोई दम नहीं है, तो थोड़ा घबराइएगा मत। तो 2 म्यू माइनस 1 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई, ये आपका r इधर था, बताओ ये कितना हो जाएगा, घटा दोगे हो जाएगा कितना 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा जरा बताना, तो हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू हो जाएगा 1/2r, कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो f की वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ से बताओ जरा 1/f की वैल्यू आ जाएगा 1/r, ऐसे कर सकते हो f की वैल्यू आ जाएगा r, f की वैल्यू आ जाएगा r। तो यहाँ से बताओ r की जगह क्या लिख दोगे आप, f लिख दो, r की जगह पर f लिख दीजिए। तो बताओ जो इसका फोकल लेंथ आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, f0 की जो वैल्यू आ जाएगा -3/2f, f के टर्म्स में कितना आ जाएगा -3/2, क्योंकि मैंने r की जगह क्या लिख दिया, f लिख दिया है, यहाँ लिखो तो f0 की वैल्यू -3/2 इंटू f। अब आपको इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, जरा बताओ इस सब की वैल्यू इसमें रख दो जरा, तो 1/f0 f इक्विवेलेंट सॉरी बराबर 1/f प्लस 1/f क्या हो जाएगा 2/f हो जाएगा। ठीक है, अब 1/f0 की वैल्यू अपन निकाल चुके -3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3f, कितना हो जाएगा -3f। ये आ जाएगा आपका कितना, यह जाएगा आपका, चाहो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 3f। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 2, तो 4/3f, तो जो आपका f इक्विवेलेंट आ जाएगा, f इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, f इक्विवेलेंट टोटल तो कितना आ जाएगा 3f/4। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, वो कितना आ जाएगा 3f/4। आपका जो आंसर हो जाएगा 3f/4। सवाल में कहीं कुछ दम नहीं है, बस इसी कैलकुलेशन में जो है थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा,
तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, 16 में पूछा गया सवाल है ये। 9 नंबर कह रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कह रहे हैं एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कह रहे हैं ठीक है। कह रहे हैं कोई कॉन्केव मिरर है ऐसे, ठीक है, देखिए जरा, कह रहे हैं कि जो फोकल लेंथ कितना 24 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो है कि मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। कह रहे हैं जब डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पर था, तो मान लो 60 सेंटीमीटर पर यहाँ पर, ठीक है, तो कह रहे हैं इसके पास जो स्पीड था या वेलोसिटी था कितना था 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट दैट इंस्टेंट, मतलब इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी मतलब किस डायरेक्शन में जा रही होगी और क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो पहले तो आप इमेज का पोजीशन निकालिए। इमेज का पोजीशन निकालने के लगाओगे मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e, ये तो लगाओगे। बताओ इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव कितना आ जाएगा -1/24 बराबर 1/v, माइनस आ जाएगा 1/60, इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/24 और प्लस हो जाएगा 1/60 बराबर आ जाएगा 1/v, ठीक है। और 24 60 का एलसीएम जरा बताओ, 24 60 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 15, 3 15 फिर 3 फिर 5 15 30 60 60 120, कितना जाएगा 120, ये हो जाएगा एलसीएम। अब ये कटेगा कितने टाइम्स में कटेगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर जाएगा -5, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा 1/v, तो v वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताना, हट जाएगा तो -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर होगा, सॉरी ये आपका 2 होगा ना, ये 2 तो हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका 2 बराबर 1/v, तो जो v की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3 से कर दोगे 3 4, तो v की वैल्यू हो जाएगा कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर, कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका इमेज का पोजीशन। तो आपने पढ़ा होगा एक ट्रांसफर मैग्निफिकेशन MT क्या होता है, ये होता है -v/u, लेकिन बताओ यहाँ पर MT नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पर लगेगा ml, क्या लगेगा लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन, ml की वैल्यू होता है -v/u का होल स्क्वायर, और यही ml होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिखते हैं -v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ ये सब लिखते हैं विथ साइन, v और u लिखते हैं विथ साइन। बताओ जरा माइनस v की वैल्यू बताओ -40 सेंटीमीटर, तो -40, ठीक है, डिवाइड बाई u की वैल्यू कितना था -60 सेंटीमीटर, तो -60, ठीक है, इस पूरे कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम ये कब लगाते हैं ml, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तब लगाते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करता है तो फिर लगाते हैं ट्रांसफर मैग्निफिकेशन। बताओ जरा ये कट जाएगा, ये तो 2/3 के स्क्वायर हो जाएगा 4/9, कितना हो जाएगा 4/9 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितना दिया था 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 60 था 9 था, सॉरी कितना था 9 था, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। बताओ जो वेलोसिटी है इमेज का कितना आ गया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका जो इमेज का वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मतलब माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट साइड तो इमेज उसके लेफ्ट साइड जा रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है माइनस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड। स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट, कह रहे हैं कि 7.5 सेंटीमीटर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। और यहाँ कितना दूर पर है ये, इन्होंने बोला होगा ऑब्जेक्ट जो है, कह रहे हैं हाइट दिया हुआ 7.5, इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, कह रहे हैं इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं डिस्टेंस जो है इस पोल से कितना है 40 सेंटीमीटर दूर पर है ये, कितना दूर पर है 40 सेंटीमीटर दूर पर है ये। हमसे कह रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट बतानी है, तो पहले तो आप इमेज का पोजीशन निकालिए, इमेज का पोजीशन निकाले के फिर लगाओगे 1/f मिरर रिलेशन, 1/v प्लस 1/u मिरर रिलेशन लगाओगे। 1/f बताओ, इसके लिए बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से इंसिनेटर ऐसे पड़ेगा राइट साइड
और इसका जो फोकल लेंथ पड़ेगा इधर का ही मिलेगा। तो फोकल लेंथ पोल से राइट मिल रहा है और हमारा जो साइन कन्वेंशन है ये भी राइट साइड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। या इसको ऐसे भी लिखते हो 2/r, फोकल लेंथ का लिखते हो 2/r बराबर 1/, बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 2/r पॉजिटिव होगा तो 2/25, 2/25 बराबर 1/v। ऑब्जेक्ट बताओ इस पोल से किधर मिल रहा है, पोल से जाने लेफ्ट जाने मिल रहा है, तो बताओ ये नेगेटिव होगा और कितना होगा, तो -1/40 होगा। क्या है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 1/v, अब ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 2/25 प्लस हो जाएगा 1/40, ये हो जाएगा आपका। अब इसी इसका एलसीएम लिखोगे, एलसीएम निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 25 बार। अब बताओ जरा, हो जाएगा 25 20 25 10 2 25 5 5 5 25 50 100 200, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब बताओ जरा कटेगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो 8 में 2 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 16, अब प्लस हो जाएगा, बताओ ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा आपका 5। तो जो 1/v की वैल्यू आ गया, बताओ यहाँ से कितना आ गया, 21/200, मतलब v की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 21। पॉजिटिव मतलब ये कि इमेज कहीं इधर बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ आपका इमेज बनता है, ऐसे बनता है इमेज। अब कह रहे हैं कि हमको निकालना हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ इमेज निकालने के लगाओगे आप ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। यहाँ पर जो लगेगा मैग्नीफिकेशन लगेगा MT, कौन सा लगेगा, MT बराबर होता है -v/u विथ साइन। ठीक है, और इसी को लिखते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जरा बताना, माइनस बाहर लगा दो, v विथ साइन लिखते हैं, v की वैल्यू कितना था, 200 डिवाइड बाई 21। ठीक है, आपका v था। u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू कितना था, 40 डिवाइड बाई 40 बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ कितना था, 7.5 था ये, 7.5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 40 बताओ, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को यहाँ लगा दीजिए। अच्छा, इसमें ये जो होगा माइनस के साथ होगा, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ये आपका नीचे पड़ रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाई 20 इंटू 1/40 बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई 7.5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हाइट जो आ जाएगा इमेज का, ये आ जाएगा आपका 1.78 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जाएगा हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। ये भी आपका स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन है। ये सवाल देखो जरा, 11 नंबर कह रहे हैं फिगर शोन कर रहे हैं 2 प्लेन मिरर्स, कह रहे हैं कि M1 M2 आर द फिक्स, कर रहे हैं 2 ब्लॉक एंड वी एज शोन इन द फिगर। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये आपका ब्लॉक का फिगर नहीं दिख रहा है तो फिगर हम बना दे रहे हैं एक बार। ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसका मास इन्होंने m रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पुली लगाया हुआ है और यहाँ पर एक पुली इन्होंने हैंग कराया हुआ है जिसका वैल्यू है 4m। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इन्होंने इस ब्लॉक को ऐसे क्या कर दिया है, सिल्वरिंग कर दिया, मतलब प्लेन मिरर बना दिया हुआ है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, सिल्वरिंग कर दिया हुआ। ठीक है, बराबर ये आपका पुली है। और यहाँ पर कोई है दूसरा जो ऑब्जेक्ट उन्होंने जो है हैंग कराया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है, 2m है। कितना है, 2m है। और यहाँ पर इन्होंने m हैंग कराया हुआ। कह रहे हैं कि हमें निकालना है इमेज का जो है, कह रहे हैं एक्सक्लेरेशन बताना है इमेज का 2 का फर्स्ट के साथ, ये निकालना है। तो पहले तो आप निकालिए जो है एक्सक्लेरेशन है, एक्सक्लेरेशन बताना है तो पहले एक्सक्लेरेशन इंडिविजुअल जो है आपका इमेज का निकालना पड़ेगा। बताओ, ये हम कहते हैं कि इस पर टेंशन T1 नीचे आ रहा है, यहाँ पर T1 इधर आएगा, यहाँ पर T2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर T2 यहाँ आएगा। ठीक है, तो पहले आप निकालिए इस वाले ब्लॉक का एक्सक्लेरेशन। ठीक है, A1 बताओ जरा, इसके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4mg। अब इसके लिए लिख रहे हैं हम तो लिखोगे 4mg। इस ब्लॉक के लिए बीडी बना रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे आ रहा है ये, तो इसके लिए लिखोगे 4mg माइनस T1 बराबर आ जाएगा 4m इंटू A1। ठीक है, इसके लिए लिखोगे आप तो बताओ ये किधर जा रहा होगा, लेफ्ट साइड जा रहा होगा। तो T1 इसको जो है लेफ्ट साइड ले जाएगा तो T1 बराबर आ जाएगा m इंटू A1। दोनों को ऐड कर दीजिए तो T1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो A1 की वैल्यू आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 4g/5। ये तो एक्सेलरेशन आ गया किसका, इस वाले ब्लॉक का। उतना ही एक्सेलरेशन होगा इस वाले ब्लॉक का। लेकिन एक चीज़ समझना,
अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, ये आपका रेस्ट पर है, ये क्या है, रेस्ट पर है। तो अगर मिरर के पास वेलोसिटी है, मिरर के पास वेलोसिटी है, तो अगर मिरर अगर जा रहा है v से, मिरर अगर जा रहा है v से, तो जो उसका इमेज मूव करता है वो मूव करता है 2v से। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। अगर मिरर मान लीजिए मूव कर रहा है, इन केस ऑफ मिरर मूव कर रहा है, तो अगर मिरर के पास स्पीड v है, तो जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा, इमेज का जो स्पीड होगा, वो उसका डबल होता है 2v का। सेम यही चीज़ एक्सेलरेशन होता है। अगर इस वाले मिरर का एक्सेलरेशन a है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 2a, डबल टाइम्स। तो ये जो एक्सेलरेशन मैं निकाला हूँ, किसका निकाला हूँ, मैं निकाला हूँ इस मिरर का। अगर इसका इमेज की बात करें, इसमें क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन आप, अब इसके लिए लिखा मैंने फर्स्ट के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ I1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बताओ कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन आप लिख रहे हो इमेज का, तो इसमें 2 टाइम्स क्या कर दोगे मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन में, तो 4g/5 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8g/5 डायरेक्शन -i का, क्योंकि ये मिरर किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इमेज भी लेफ्ट साइड जाएगा, तो डायरेक्शन -i का, ठीक है। अब इसके लिए लिखोगे तो इसका बीडी बनाओ जरा, इसमें जरा बीडी बनाओगे तो क्या हो जाएगा 2mg -t2 बराबर आ जाएगा 2m × a2, ठीक है। इसके लिए अब बताओ यहाँ पर जो है यही टेंशन इसको आगे लग जाएगा, तो t2 बराबर आ जाएगा m × a2, दोनों को ऐड कर दोगे तो t2 खत्म हो जाएगा। यहाँ से a2 वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताना, a2 वैल्यू आ जाएगा 2g/3 प्लस i डायरेक्शन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन इस ब्लॉक का है ये, लेकिन इमेज कितने से जाएगा, इसके डबल से जाएगा, इमेज कितने से जाएगा, इसके डबल से, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा I2 का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बताओ क्या हो जाएगा, इसके डबल से, मतलब 4g/3 से, 4g/3 से वही प्लस i में जाएगा। ये एक आ गया एक्सेलरेशन ऑफ 2 का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमसे पूछे हैं एक्सेलरेशन बताना है 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, हमसे जो सवाल किया गया है वो सवाल यह है, एक्सेलरेशन बताना है I2 का विथ रिस्पेक्ट टू I1, लेकिन हमने जो निकाला एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाला है, तो इसको रिलेटिव से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ I1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये लिख लेंगे। अब बताओ जरा I2 का पता निकाले थे कितना, 2g/3i कैप, यहाँ लिख दीजिए, तो 2g/3i कैप, ठीक है, माइनस, अब I1 का बताओ कितना था, माइनस था पहले, अब माइनस इसमें आ रहा है, तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8g/5, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ प्लस लिख दो आप 8g/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44g/15 i डायरेक्शन में, क्या आ जाएगा, i डायरेक्शन में आ जाएगा 44g/15 i डायरेक्शन में। तो जो एक्सेलरेशन होगा 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 वो 44g/15, हमने जो निकाला था एक्सेलरेशन वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाला था, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। पहले एक सवाल है, इसमें मैकेनिक्स भी हो रही है, अच्छे सवाल है बाबू। करें द पावर ऑफ द बायोकन्वेक्स लेंस, करें 10D पावर, बताओ जरा 10 डायोप्टर में दिया हुआ है, डायोप्टर में बताओ लिखते हो तो P बराबर होता है 100 / फोकल लेंथ, ठीक है। कितना आ जाएगा 10D दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 × t बराबर हो जाएगा 100 × फोकल लेंथ, यहाँ से फोकल लेंथ वैल्यू होता है कितना आ जाएगा 100/10, मतलब फोकल लेंथ वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ईच 10 सेंटीमीटर, कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, कह रहे हैं कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस बनाए तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये वाला जो रेडियस है वो कितना 10 सेंटीमीटर है, ये वाला रेडियस भी कितना है 10 सेंटीमीटर है, और इस लेंस का जो है म्यू पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछा गया है सवाल में। अब बताओ इसके लिए लिखे हुए बताया था फार्मूला, उसको कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको स्टार बना लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ लिखने का फार्मूला है 1/f बराबर हो जाएगा म्यू -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ये होता है आपका फोकल लेंथ का फार्मूला। मतलब फोकल लेंथ आप निकाल चुके 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर बराबर म्यू पूछे हैं, तो म्यू -1 × 1/r1 बल बताओ 1/10 हो जाएगा, माइनस माइनस लिखोगे 1/10, बताओ जरा 1/10 बराबर आ जाएगा म्यू -1 बराबर हो जाएगा 10, हो जाएगा 2/10, कितना हो जाएगा 2/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू -1 × 2 बराबर 1 हो जाएगा, तो म्यू -1 × 2 बराबर 1, तो म्यू -1 बराबर आ जाएगा 1/2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा 1/2 + 1, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा 3/2,
तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इस लेंस का, उसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। 3/2 फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2020 में पूछा गया सवाल है, फेज 2 में पूछा गया सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं। फिफ्थ 30 नंबर करें, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम टू वैक्यूम 45 डिग्री द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, फिर वही क्रिटिकल एंगल दिए हुए हैं तो आप बनाइए एक, ठीक है। अब ये आप नॉर्मल है, ये एंगल बताओ IC दिया हुआ है, करें लाइट है, बताओ जब क्रिटिकल एंगल जाएगा तो सरफेस को घेर करके जाएगा, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो इस पर लगाइए यहाँ पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 sin I, N1 sin IC बराबर N2 एयर है, तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री। बताओ जरा N1 की वैल्यू कर रहे हैं कि नहीं दिया, तो N1 मान लो आप N कितना मान लो, N मान लो, साइन IC कर रहे हैं कितना, IC वैल्यू 45 दिया हुआ, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ 45, अब 45 वैल्यू होता है 1/√2 बराबर हो जाएगा साइन 90 वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा √2। लेकिन हमसे n नहीं पूछा है, हमसे पूछा इस मीडियम में उसका, इस मीडियम में उससे लाइट का स्पीड, तो अगर लाइट अगर एयर में जाता है तो उसका स्पीड होता है c, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब स्पीड ऑफ लाइट, जब मतलब लाइट जब ट्रेवल करेगा वैक्यूम में या एयर में जब ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड 3 × 10⁸। लेकिन यहाँ किसी अदर मीडियम में अगर ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n टाइम्स कर दोगे, तो जब किसी दूसरे मीडियम में जो है उसे लाइट का स्पीड 1/n टाइम्स हो जाता है स्पीड जब एयर में हो। तो जरा बताना, हमसे यही पूछे हैं, c की वैल्यू 3 × 10⁸, n की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं आप √2, तो √2 यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कितने जा रहा होगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। आपका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। एयर में इतना होता है, लेकिन अगर दूसरे मीडियम में जाएगा तो 1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। 2020 में भी पूछा गया सवाल है, फेज 2 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट 14 नंबर नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, प्रिज्म का सवाल है, वो सारे सवाल जो है रिफरेंस सरफेस से थे। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ √3, ये कोई प्रिज्म है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और कोई लाइट रे ऐसे नॉर्मली आ रहा है, नॉर्मली अगर आएगा तो बताया था उसी डायरेक्शन में फिर वापस जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो R1 वैल्यू बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। इस सरफेस का अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो इस सरफेस के नॉर्मल ये हो जाएगा, ये एंगल मान लीजिए आप R2, कह रहे हैं कि जब इमर्ज किया, बताओ लाइट रे तो चाहेगा तो हम इसी डायरेक्शन में जाएं, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया है, मीडियम चेंज हो तो लाइट रे का क्या हो जाएगा, थोड़ा डेविएट हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। हमसे यही पूछे एंगल ऑफ इमरजेंस ई, क्या पूछे एंगल ऑफ इमरजेंस ई, यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट मान लीजिए P, अब इस P पॉइंट पर लगाइए आप स्नेल्स लॉ, क्या लगाइए स्नेल्स लॉ, क्या कहता है N1 sin I बराबर N2 sin R, तो N1 बताओ यहाँ पर इसका इफेक्टिव इंडेक्स √3 है, तो यहाँ पर लिखिए N1 तो √3, ठीक है, साइन R। अब जरा बताना, ये एंगल दिया 60 डिग्री और ये होता है प्रिज्म एंगल ए, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री, अगर ये 60-90 देख कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और प्रिज्म के केस में बताओ जरा R1 + R2 का सम मैंने बताया था प्रिज्म एंगल ए के बराबर होता है, बताओ जरा यहाँ पर R1 वैल्यू 0 है और R2 बराबर एक वैल्यू कितना 30 डिग्री है, तो क्या R2 की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 लिख दीजिए यहाँ पर, बराबर आ जाएगा। अभी ये आपका एयर में आ गया, तो एयर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ई, हमसे यही एंगल ऑफ इमरजेंस पूछे हैं, इसका वैल्यू जब बताओ √3 1/2 बराबर आ जाएगा साइन ई, ठीक है। तो साइन ई की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा √3/2, तो जो ई की वैल्यू √3 बताओ किसका वैल्यू होता है 60 का, तो जो ई की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन ई की वैल्यू √3/2 ई की वैल्यू 60 डिग्री, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ये देखो अच्छा सवाल था, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रिज्म का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बायो कन्वेक्स लेंस कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बायो कन्वेक्स लेंस इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, इस कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कह रहे हैं कि 1.5 है, कह रहे हैं कि पावर बताइए उस लेंस का क्या होगा, बायो कन्वेक्स लेंस। तो ऐसे बनाना है बायो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कह रहे हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी R2 की वैल्यू ये भी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है इस प्रिज्म का, कितना दिया गया 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.5। हमसे पूछ रहे हैं कि पावर बताना है, तो पावर बताने के लिए पहले निकालना पड़ेगा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, 1/f बराबर μ - 1 1/R1 - 1/R2
ये होता है पावर ऑफ फोकल लेंथ लिखने का फार्मूला। चाहे जो भी लेंस हो उसका फोकल लेंथ का फार्मूला यही होगा। तो 1/f जरा होता ना म्यू कितना दिया 1.5 में से 1 घटा दो तो बनेगा 0.5। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देखिएगा 1.5 में से 1 घटा दो तो बनेगा 0.5। 1/r1 तो 1/20 या माइनस हो जाएगा -20। ये मैंने लिखना था पहले, बताया था कैसे होगा माइनस प्लस। तो बताओ जरा 1/f हो जाएगा कितना 0.5, हो जाएगा आपका 2/20। 2/20 मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 1/20। तो यहाँ से फोकल लेंथ का जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछे पावर किसमें पूछे, डायोप्टर में पूछे, मतलब मीटर में। तो पावर होता है 1/f किस में आता है, सेंटीमीटर में आता है। ध्यान रखिएगा पावर जो होता है 1/f लिखोगे तो सेंटीमीटर में, लेकिन यही पावर अगर हम लिख दें 100/f ये किस में आता है, डायोप्टर में, डी में आता है। तो आप फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो किस में वैल्यू आएगी पावर की, डायोप्टर में आएगी। तो पावर वैल्यू हो जाएगा 100/20 किस में आएगा, डी डायोप्टर में कट जाएगा। तो पी की वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस का 5d तो आपका जो पावर हो जाएगा इस लेंस का हो जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर। 2022 में पूछा गया सवाल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट आज इस सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन द फिगर शोन कर रहे हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इस पूरे कॉम्बिनेशन लेंस का हमें बताना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो पहले बताओ इसमें 3 लेंस हैं, ध्यान रखना 3 लेंस। पहला ये आपका बना कौन सा लेंस है, ये बना आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये भी प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो मैं तीनों को अलग अलग लिखना है, देखिए यार ये आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये बताओ इसका रेडियस इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है। इसका रेडियस आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा हुआ, करें ईच जो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ना, तो पहले इसका फोकल लेंथ आप लिखिए। तो कैसे लिखोगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1/f1 वही फार्मूला म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। तो म्यू माइनस 1 बताओ इसका म्यू कितना दिया हुआ उन्होंने 1.6, कितना दिया हुआ 1.6। तो 1.6 माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा -1 ब्रैकेट में 1/r1। तो 1/r1। अब जरा बताओ r1 यहाँ पर इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है ये, ठीक है। तो 1/इनफाइनाइट लिख दीजिए, 1/इनफाइनाइट माइनस, ठीक है। अब बताओ इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर मिलेगा, राइट साइड मिलेगा, और इंसिडेंट ऐसे पड़ेगा तो भी राइट साइड पड़ेगा। तो इसके लिए जो फोकल पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा 1/ क्या लिखोगे जरा बताओ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव होगा। यहाँ से बताओ जरा 1/f1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 20, या इसको लिख सकते हैं -3/100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको चाहो तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 200 हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, फिर 2 से काट दोगे तो आ जाएगा -3/100 सेंटीमीटर। ये आया है इस लेंस का फोकल लेंथ। अब इसका लिखने चलो, आप इंडिविजुअल लिख रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का। अब जरा इसका बताना जरा, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। अब इसका पावर लिखे फोकल लेंथ लिखने के लिए वही फार्मूला 1/f2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए f2 बराबर होता है म्यू माइनस 1। इसका म्यू बताओ 1.5 है, उसमें से 1 हटा दोगे तो 1.5 में से 1 हटा दोगे तो कितना बनेगा 0.5। बोलो दोस्तों, ब्रैकेट में 1/r1, इसके लिए r1 पॉजिटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा। तो 1/r1 बताओ 1/20 सेंटीमीटर माइनस, अब इसके लिए r1 नेगेटिव होगा, हमारा इंसिडेंट ऐसे पड़ेगा तो आपका जो r2 होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो -1/-20 सेंटीमीटर। बोलिए अब इसके लिए लिखोगे तो बताओ 1/f2 क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। तो 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.1 डिवाइड बाई 20, इसमें चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना बनेगा ये, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, इसको क्या करो ना ऐसे मत लिखो, इसको आप कट कर दो आप, तो 10 टाइम्स में हो जाएगा ये। तो 0.5/10 अब इसमें क्या करिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे बनेगा 5/100 सेंटीमीटर। तो जो f2 की वैल्यू आया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, f2 की जो वैल्यू आया है वो प्लस का आया है 5/100 सेंटीमीटर, ये आपका f2 वैल्यू आया। अब फिर इसके ना लिखोगे ये वाला फार्मूला जो है, इसके लिए अगर बनाना चाहें तो बना ले रहे हैं इसको भी। ये आपका था, ये कौन सा लेंस है प्लेनो कॉन्केव। अब इसका बता, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2,
कितना था 20 सेंटीमीटर। इसके लिए R1 R2 इनफाइनाइट, ये आपका R1 है, ठीक है। अब ये आपका R1 नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अगर लाइट पड़ेगा तो इसमें पड़ेगा, अब इसका रेडियस आपको इधर मिलेगा तो नेगेटिव होगा। इसके लिए फोकल लेंथ लिखेंगे आप तो 1/f3 बराबर म्यू माइनस 1। तो बताओ इसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था 1.6, 1.6। तो 1.6 में से 1 घटा देंगे बनेगा 0.6, कितना बनेगा 0.6। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1/R1, तो क्या निगेटिव होगा ये, तो हो जाएगा 1/-20 सेंटीमीटर। अब बाकी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिखोगे तो 1/इनफाइनाइट वो 0 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, क्लोज, क्योंकि -1/इनफाइनाइट तो पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। तो बताओ यहाँ से जो आपका आएगा F3 वो आ जाएगा 1/f3, ये 1 था, ध्यान रखिएगा 1/f2, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 1/f3 कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, फिर हो जाएगा 3/100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा -3/100 सेंटीमीटर। हमसे इक्विवेलेंट पूछेंगे, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कितना लिखोगे तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। बताओ 1/f1 वैल्यू कितना निकाले थे -3/, इसको लिखें अगर कहीं और, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इस टोटल कॉम्बिनेशन का, तो 1/f1, 1/f1 वैल्यू बताओ कितना था -3/100, तो -3/100 यह था 1/f1। अब प्लस 1/f2, f2 वैल्यू प्लस में था +5/100, तो +5/100, ठीक है। f3 वैल्यू -3/100, तो -3/100, एलसीएम बनेगा 100, कितना बनेगा 100, तो -3 + 5 -3 ये हो जाएगा 5/100, यहाँ से बनेगा -1/100, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इस तीनों लेंस का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ -100 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। 2022-23 में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सवाल बढ़िया है, कैलकुलेटिव है, बढ़िया क्या है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये जो मैं बताया सारा फार्मूला उसी सवाल हैं ये, बाकी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। तो आपको बस ये फार्मूला जो बताया था 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r-1 पर एकदम राम बड़ा फार्मूला, इसको स्टार बना लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस रे ऑप्टिक्स में आपको मेन जो पढ़ना है वो आपको लेंस और प्रिज्म, इससे सवाल मैक्सिमम बनते हैं। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल।